कि ये वही विधानसभा है जहां से मंत्री है, ये वही विधानसभा है जहां से तीन के तीनों बड़ी पार्टियों को मौका दिया गया। तो एक तरफ यहाँ के जो घाटशिला का जो ग्रामीण इलाका है उसको देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये कम से कम 40 साल 50 साल पीछे चल रहा है। और जब प्रोटेस्ट होता है तो ये नहीं कहा जाता है, जो भीड़ आती है उसको ये नहीं कहा जाता है कि उन भाइयों के लिए 10-10 रुपया भी चंदा डोनेट करो ताकि उनको बढ़िया हॉस्पिटल में इलाज कराया जाए। तो बाबूलाल सोरेन जी जो विधायक प्रत्याशी हैं बीजेपी से, ये अभी दोषारोपण पूरा लगा रहे हैं कि जेएमएम सरकार में सारे चोर लोग हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से जीत जाते हैं रामदास सोरेन, और फिर 24 में चुनाव होता है तो फिर जीत जाते हैं रामदास सोरेन, और फिर 25 में जब चुनाव होता है तो फिर सोमेश सोरेन प्रत्याशी बन जाते हैं। तो कौन जिम्मेदार है? तो समाज का हम बेटा हैं, हमारी जिम्मेवारी बनती है उस समाज को आगे लेकर के जाने का। हमारी जिम्मेवारी बनती है कि जो वो वंचित है, जो शोषित है, उसको हम एक नई राह दे, एक नई दिशा दे और वहाँ प्रकाश की रोशनी पहुँचाए। जिस राज्य का निर्माण उनके लिए हुआ, जिस राज्य के मुखिया उनके हैं, जिस राज्य का विधानसभा का 28 सीट उनके लिए रिजर्व है, उस राज्य के आदिवासी अपने आप को विपरीत परिस्थिति में रख रहे हैं। विस्थापितों की लड़ाई करते हुए टाटा स्टील के गुंडों के द्वारा छातियों पर जिसने 1 दर्जन से अधिक गोलियां खाई, वैसे शहीद का गांव आज अलग राज्य बनने के बावजूद अगर रोड से अछूता है, पहाड़ी क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ पर 1 नवंबर के आसपास में ठंड का नामो निशान नहीं है। आदिवासी समाज जिसको आज तक लोग सिर्फ यूज किए हैं, अगर ये संभावनाएं उन तक पहुंचा दी जाए, ये व्यवस्थाएं उन तक पहुंचा दी जाए, तो क्या उनको यूज करने में कठिनाइयां उत्पन्न होंगी? तीनों ही पार्टियों ने यहाँ से प्रतिनिधित्व किया, बावजूद उसके अगर मतदाता विफल है अपने अधिकारों के बारे में बात करने के लिए, तो क्या जनप्रतिनिधि भी विफल है? तो इसका ये मतलब है कि 40% खनिज देने वाला राज्य को क्या घाटशिला को अपना हिस्सा नहीं मिला क्या? जोहार, नमस्कार। आज रात के लगभग 11 बजने को है। अभी हमारे जो भी साथीगण आए हैं, देख रहे हैं सारे लोग फ्रेश होकर बैठे हैं। रविदा तो अभी जस्ट आए हैं। घाटशिला में क्या कुछ हो रहा है, हर लोग एक नए नए क्षेत्र में पहुंचते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं। भाषा का भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे दीवार खड़ा है। हम लोग जो हिंदी बोलते हैं, खोरठा बोलते हैं, यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं जिसको हम लोग समझा नहीं पाते हैं। क्या कुछ बीत रहा है, क्या कुछ घटनाएं सामने आ रही हैं। एक तरफ पूरा जनबल है, एक तरफ गाड़ियों का काफिला चलता है, दूसरे तरफ हमारे कुछ लोग हैं जो एक एक गाड़ी में चलते हैं और हर एक क्षेत्र में यहाँ घूमते हैं। घाटशिला क्या है, किस जगह को घाटशिला कहते हैं, घाटशिला की क्या परिभाषा है, यहाँ की धरातल की भौगोलिक स्थिति कैसी है, ये अब समझ में आने लगा है। जब 4 दिन हम लोग पूरे भ्रमण किए तो समझ में आने लगा है। ऐसे लोग जानते हैं कि घाटशिला एक विधानसभा क्षेत्र है जो आदिवासी के लिए रिजर्व है, और यहाँ से रामदास सोरेन जी विधायक थे, शिक्षा मंत्री थे, और यहाँ खनिज पाया जाता है, यहाँ यूरेनियम का माइंस चलता है। बस यही परिभाषा घाटशिला की है। लेकिन घाटशिला ओरिजिनल में क्या है, ये आपको जानना चाहिए। हमारे ये जो महारथी चेहरे दिख रहे हैं, ये परिचय के मोहताज नहीं है। दूसरा चीज़ है कि ये चीज़ों को समझे हैं जाके धरातल पे। हवाई में बात नहीं। घर में बैठ के हम वीडियो शूट कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि नहीं, आप घर में जानकारी नहीं दे सकते हैं, तो हम भी आए यहाँ के देखने के लिए। और जब यहाँ पे चीज़ों को देखें तो एक बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ सामने आ रहा है कि ये वही विधानसभा है जहाँ से मंत्री है, ये वही विधानसभा है जहाँ से तीन के तीनों बड़ी पार्टियों को मौका दिया गया, कांग्रेस, बीजेपी और जेएमएम। बहुत सारी बातें करेंगे, विस्तार पूर्वक करेंगे, थोड़ा लंबा होगा, देखिएगा। सबसे पहले आप सभी को जोहार। जोहार आपको भी। तो आप लोग से हम एक एक करके एक एक क्षेत्र के बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले विजेता आपसे ही जानना चाहेंगे, घाटशिला की जो भौगोलिक स्थिति है, चारों साइड अभी हम लोग जहाँ बैठे हैं, सबसे पहले एक चीज़ कि हम लोग जहाँ बैठे हैं, हमारे जो साथी देख रहे हैं झारखंड के हर ज़िले से लगभग देखते हैं, तो वहाँ अभी ठंड का मौसम आ गया है। ठंड है एकदम श्योर। घर में भी फ़ोन किए थे तो बताया कि नहीं यहाँ पे ठंड है। हजारीबाग में भी पता किए, ठंड है। लेकिन अभी यहाँ आपके चेहरे और मेरे चेहरे की ये परेशानी बता रही है कि हम लोग बाहर बैठे हैं, ना ही कोई शीत गिरता है, ना ही चेहरे पे ज़रा सा ठंड का कोई प्रभाव है, ऊपर से चेहरा पे पसीना आ रहा है बाहर में। अंदर रूम का तो इन्वायरमेंट और ही अजीब है। तो पहले तो ये बताइए कि ऐसा क्यों लग रहा है कि झारखंड का एक ऐसा विधानसभा जहाँ चारों साइड से प्रकृति का घेराव है, फिर भी निश्चित तौर पर हमको लग रहा है कि जो इसका लगभग 2 तरफ से ये जो दलमा का जो पूरा पहाड़ है,
जी। वो घिरा हुआ है, प्लस वन आच्छादित एरिया है। हम लोग यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में घूम रहे हैं, जो पेड़ों की संख्या है वो भी पर्याप्त है। जी। आज 31 अक्टूबर का तारीख है, समाप्त है और समाप्त हो गया। आज हम लोग 11 बजे रात में बात कर रहे हैं, और नवंबर आ रहा है कल से। और हम लोग ये मान करके चलते हैं कि छठ पूजा के बाद से ही ठंड एक प्रवेश हो जाता ठंड है। का प्रकोप, एक हवा में सिहरन ये हम लोग महसूस करते हैं। बट ये आश्चर्यजनक रूप से हम लोग यहाँ पे फील कर रहे हैं कि घाटशिला के अंदर वन आच्छादित क्षेत्र होने के कारण और पहाड़ी क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ पर 1 नवंबर के आसपास में ठंड का नामो निशान नहीं है। और अब से थोड़ी देर पहले आपने भी स्नान किया है, फील्ड से आने के बाद हम लोग सबने स्नान किया है, बावजूद अभी हम लोग को हल्का हल्का पसीना फील हो रहा है। तो हमको लग रहा है कि जो पर्यावरणविद हैं उनको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि क्यों घाटशिला के अंदर ये स्थिति बनी हुई है कि 1 नवंबर में भी लोगों के पसीने आ रहे हैं रात के 11 बजे के आसपास। जी। रेडिएशन से इसका कोई लेना देना है क्या? क्यों टेम्परेचर में इन्हेंसमेंट हो रहा है? आप पूछ रहे थे घाटशिला को लेकर के, तो मेरी नज़र में जो 4 दिन से हम लोग यहाँ पर कैंप कर रहे हैं और हम लोग जो घूम रहे हैं, हमको लग रहा है कि झारखंड का बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा होने के बावजूद, और आपने ठीक कहा कि भारतीय जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस तीनों ही के तरफ से यहाँ के लोगों ने विधायक दिया और लोगों का रिप्रेजेंटेशन हुआ है यहाँ से। बट हम लोग जब कभी भी जाते हैं रिमोट एरिया में, गांव देहात के एरिया में, तो हमको याद आता है कि जो उड़ीसा में कालाहांडी का इलाका है, या जिस ढंग से आप देख रहे हो कि बंगाल में मुर्शिदाबाद वगैरह का जो इलाका है, वहाँ पे जो घरों की बनावट होती है, लोगों के रहन सहन का जो तरीका है, लगभग उससे मैच करता है। तो इसका ये मतलब है कि 40% खनिज देने वाला राज्य को क्या घाटशिला को अपना हिस्सा नहीं मिला क्या? विकास के दौड़ में जिस ढंग से अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोग लाइव थे एक कार्यक्रम में, मैं आप ही के साथ था, मैं कह रहा था वो उस कार्यक्रम में भी कि यहाँ के मतदाताओं को, खास करके जो रूरल एरिया के जो मतदाता है, अगर उनको ये मान के चले कि विकास की समझ अगर उनके अंदर नहीं है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन उनके अंदर नहीं है, सरकार की योजनाओं की जानकारी उन तक नहीं पहुँच पाती है, या फिर वो अपने अधिकारों के बारे में बात नहीं कर पा रहे हैं, और बावजूद उसके वो सिर्फ वोट देते हैं, और जो उनके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तीनों ही पार्टियों ने यहाँ से प्रतिनिधित्व किया, बावजूद उसके अगर मतदाता विफल है अपने अधिकारों के बारे में बात करने के लिए, तो क्या जनप्रतिनिधि भी विफल है? अगर राज्य की योजनाएं घाटशिला में लागू नहीं हो रही हैं, या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो घाटशिला को उनका हिस्सा नहीं दिलवा पा रहे हैं। हम लोग बहुत, अभी कल हम लोग बागोड़िया गए थे, आप देखिए कि सुनील महतो के गाँव में रोड नहीं है। तो ये हमको लग रहा है कि सुनील महतो जी को कौन नहीं जानता है, जिन्होंने यहाँ के विस्थापितों की लड़ाई करते हुए टाटा स्टील के गुंडों के द्वारा छातियों पर जिसने 1 दर्जन से अधिक गोलियां खाई, वैसे शहीद का गांव आज अलग राज्य बनने के बावजूद अगर रोड से अछूता है, कोई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हमको तो नहीं लग रहा था कि कहीं कोई बड़ा स्कूल हम लोगों ने देखा हो, या कोई अस्पताल हम लोग देख रहे थे। सरकारी PSC के भरोसे ये पूरा का पूरा इलाका है। कहने का मतलब सूरज जी, हमको लग रहा है कि घाटशिला, हमको लग रहा है कि पूरे झारखंड के अंदर 24 जिले के अंदर सबसे उपेक्षित जिला है घाटशिला। बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और एक बात और, हम राजनीतिक रूप से जो रीड कर रहे थे कि 2 धुरियों में बटा हुआ घाटशिला का जो मतदाता है, उसको एक नया विकल्प देने की कोशिश हम लोग के तरफ से हो रही थी। ये काम ग्राउंड पे जब हम लोग उतरे तो थोड़ा टफ जरूर दिखता है। आपने कहा कि भाषा एक बैरियर है, कुछ हद तक हम उसमें सहमत भी है, लेकिन हम लोग की टीम में मल्टीलिंगुअल लोग भी हैं, और बांग्ला बोलने वाले, और संथाली बोलने वाले, या फिर हो बोलने वाले, या फिर हिंदी बोलने वाले लोगों की कमी नहीं है। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि जो जहाँ पर फिट बैठ रहे हैं कार्यकर्ता मतदाताओं को जो अपनी भाषा में समझा सकते हैं, उस पर काम होगा। और निश्चित तौर पर हमको लग रहा है कि जो अभी दोपहर में हम लोग एक मस्जिद के बाहर थे, 1-2 लड़कों ने कहा कि वी आर ट्रेडिशनल वोटर ऑफ झारखंड मुक्ति मोर्चा, बट मोस्ट ऑफ द पीपल वर देयर हु वर इन फेवर टू लिसन आवर वॉइस। एक बात है, जैसे कि ये जितना अभी सोशल मीडिया पे जो भी क्रिएटर हैं आए हुए हैं, या फिर जो भी अपना फेसबुक आईडी पे लाइव चला रहे हैं, निश्चित तौर पे हम जो रीड किए हैं 4 दिन में, 3 दिन में जो भी रहे हैं, हम ये रीड किए हैं कि हमारा आवाज़ ओरिजिनल में घाटशिला के लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। इसके बारे में जब हम लोगों ने जब ग्राउंड पे जाके ये चीज़ों को पूछा और समझा, तो एक चीज़ हम कि बताने से पहले हम चाहेंगे कि गुरु जी आपसे मेरा एक सवाल है। हम लोग जब ग्राउंड पे गए तो हम लोगों ने ये चीज़ को रीड किया, निश्चित तौर पे हमारे वीडियो में व्यू आ जा रहा है, और भी क्रिएटर के लोगों में व्यू आ जा रहा है, अच्छा खासा व्यू आ रहा है। माने घाटशिला के लेके जो भी वीडियो पोस्ट हो रहे हैं या फिर लाइव चल रहे हैं, उसमें व्यू आ जाता है।
लेकिन वो जो व्यू है वो घाटशिला का नहीं है, वो व्यू अदरवाइज पूरे झारखंड का है। घाटशिला के लोग आपको देख ही नहीं पा रहे हैं। और ये झारखंड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जहाँ से बहुत सारा खनिज निकलता है। तो फिर क्या रीज़न है कि यहाँ के लोग ये डेवलपमेंट से दूर हैं? ये मोबाइल नेटवर्क, ये आपके मोबाइल, हमको याद है बढ़िया से कि हम सुनील महतो जी के वहाँ जो गए थे स्मारक के पास में, वहाँ हमें लोगों ने कहा कि मेरे पास बड़ा मोबाइल नहीं है। तो हमने पूछा क्यों नहीं है, वो बताए कि नेटवर्क नेट नहीं चलता, इसलिए हम लोग एक छोटा सा मोबाइल रखें। क्या आपने रीड किया इस विषय पे? आपने जो सवाल पूछा वास्तव में वो यहाँ की जो पिछड़ापन है जी, उस और इंगित करता है, और वास्तविकता भी यही है। हमने देखा कि आज जो यहाँ का जीवन स्तर है वह कहीं ना कहीं झारखंड के जो बड़े बड़े शहर हैं, चाहे धनबाद हो, बोकारो हो, रांची हो, जमशेदपुर हो, उन शहरों से को जब हम एक बार देखते हैं और वहाँ की गगन चूमती अट्टालिकाओं को देखते हैं, और जब हम एक तरफ यहाँ के जो घाटशिला का जो ग्रामीण इलाका है उसको देखते हैं, तो हम पाते हैं कि ये कम से कम 40 साल 50 साल पीछे चल रहा है। हम दूसरे राज्यों से कंपैरिजन नहीं कर रहे, आप ध्यान दीजिएगा, हम पंजाब, महाराष्ट्र और दिल्ली से कंपैरिजन नहीं कर रहे, हम झारखंड के जो 4-5 जिले जो हम माने जाते हैं कि वो शहरी क्षेत्र हैं, उनसे हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि उससे हम 40 साल 50 साल यहाँ पीछे पा रहे हैं घाटशिला को। पीछे किस दृष्टिकोण से पा रहे हैं? तो आप देखिएगा कि यहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, यहाँ का जो फैसिलिटीज़ है, यहाँ का जो एजुकेशन है, यहाँ का जो हेल्थ केयर है, इन तमाम चीज़ों में आप देखिएगा कि किस तरीके से यहाँ पर एक अवरुद्ध सा नज़र आता है, एक बैरियर सा नज़र आता है, कहीं ना कहीं पहुँच नहीं पा रहा है लोगों तक। हमको याद है कि जब 1991 में मनमोहन सिंह के काल में जब एक खुले बाज़ार की नीति अपनाई गई थी, तो भारत में मोबाइल आने में मुश्किल से 7-8 साल लगा था। जब रामविलास पासवान सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बने थे तो उन्होंने उसको लॉन्च किया था भारत में जब, तो हमको याद है कि पूरा एक साथ उस समारोह में सबका मोबाइल हनहनाया था। और वो आने में, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आने में जिस तरीके से, जिस स्पीड से आया, हमको वो गति घाटशिला में आकर के रुकता हुआ दिखता है। क्या इसका ये कारण हो सकता है कि अगर सोशल मीडिया, नेटवर्क या फिर उनके लिए व्यवस्था कर दी जाए चीज़ों का, तो एक आदिवासी समाज जिसको आज तक लोग सिर्फ यूज किए हैं, अगर ये संभावनाएं उन तक पहुंचा दी जाए, ये व्यवस्थाएं उन तक पहुंचा दी जाए, तो क्या उनको यूज करने में कठिनाइयां उत्पन्न होंगी? निश्चित तौर पर देखिए, हमको लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। आदिवासी समाज जिस तरीके से अपने आप को विपरीत परिस्थितियों में, अपने कल्चर को, अपनी सभ्यता को संजो कर आगे क्यों बढ़ रहे हैं, ये बात तो ही पूछना है ना, संजो कर आगे आखिर बढ़ रहे हैं। क्यों विपरीत परिस्थिति? तो हम ये जानना चाहते हैं। आप ये नहीं, ये ढांकने वाली बात हो गई कि विपरीत परिस्थिति क्यों, विपरीत परिस्थिति? ये राजनीतिक जो एक जिस राज्य का निर्माण उनके लिए हुआ, जिस राज्य के मुखिया उनके हैं, जिस राज्य का विधानसभा का 28 सीट उनके लिए रिजर्व है, उस राज्य के आदिवासी अपने आप को विपरीत परिस्थिति में रख रहे हैं। ये क्यों यही तो हम पूछ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये दुर्भाग्य है। हाँ। ये दुर्भाग्य है, और ये राजनीतिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं अपेक्षा का शिकार है ये समाज। जिनको इस आरक्षण का लाभ मिला वो कहीं ना कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि कुर्मी समाज आदिवासी का हक खा जाएगा। कह रहे हैं, अगर जो आंदोलन चल रहा है अभी, जो विरोध प्रदर्शन रांची में खास करके जो चल रहा है, जिसका शिकार कल कुछ हमारे आदिवासी समाज के भाई हो गए, और इनकी मूर्खता का हद देखिए कि कल हमारा भाई इस दुनिया से 7 परिवार के 5-4 परिवार के लोग जाते हैं, कुछ लोग हैं जो रिम्स में भर्ती हैं, और आज फिर प्रोटेस्ट होता है, आज फिर प्रोटेस्ट होता है। और जब प्रोटेस्ट होता है तो ये नहीं कहा जाता है, जो भीड़ आती है उसको ये नहीं कहा जाता है कि उन भाइयों के लिए 10-10 रुपया भी चंदा डोनेट करो ताकि उनको बढ़िया हॉस्पिटल में इलाज कराया जाए। रिम्स में भर्ती किया गया है उनको, ये बात सोचने वाला विषय है। रिम्स में भर्ती किया गया उनको, और यही सारे लोग फिर आज प्रोटेस्ट करने आए हैं और ये कह रहे हैं कि मेरा प्रोग्राम पहले से तय था, हमारा प्रोग्राम, हमारा शेड्यूल पहले से तय था, हम चंदा लगा के गाड़ी किए थे, हम चंदा लगा के नाश्ता किए थे। तो क्या ये चंदा का पैसा ये प्रोटेस्ट करने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है या फिर वो परिवार के लिए ज़्यादा ज़रूरी है? तो हम आपसे यही जानने का प्रयास कर रहे हैं, कहा कि आप चीज़ों को देखे हैं नज़दीक से, ये 3 दिन में आप बहुत कुछ देख लिए, तो हम आपसे यही पूछने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ये विपरीत परिस्थिति उनके लिए उत्पन्न कौन किया? तो ये निश्चित तौर पर हम तो कहेंगे वही राजनेता है इसके लिए दोषी, जिन्होंने आज तक इन क्षेत्रों में राज किया है।
जिनको यहाँ की जनता ने मतदान किया है और कहीं न कहीं जिन पर भरोसा जताया है, उन्होंने ही इनके भरोसा को तोड़ने का काम। कौन कौन लोग, हम नाम बता देते हैं। 2005 में जीत के आए यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र से प्रदीप बालमुचु कांग्रेस से। 2009 में जब चुनाव हुआ यहाँ तो जीत के आए झामुमो से रामदास सोरेन जी। 14 में मोदी लहर में, ये बार बार इसलिए दोहराते हैं कि सबको याद होना चाहिए, 14 में फिर चुनाव होता है यहाँ पे और जीत जाते हैं लक्ष्मण टुडू जो अभी जेएमएम के नेता हैं। और 19 में फिर चुनाव होता है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से जीत जाते हैं रामदास सोरेन। और फिर 24 में चुनाव होता है तो फिर जीत जाते हैं रामदास सोरेन। और फिर 25 में जब चुनाव होता है तो फिर सोमेश सोरेन प्रत्याशी बन जाते हैं। तो कौन जिम्मेदार है? पार्टी तो तीनों लोग हैं, जेएमएम, आज जेएमएम, बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस का जो गठबंधन दल है, इंडिया और एनडीए, ये दोनों दल अपने आप को रिप्रेजेंट कर चुके हैं घाटशिला में। कौन जिम्मेदार है? हाँ, हमें लगता है कि मैंने जो बात कहा, किसको ज्यादा दोषी मानते हैं, एनडीए गठबंधन को या फिर इंडिया गठबंधन? दोनों इसके भागीदार हैं। हम किसी एक को ज्यादा दोषी कौन नहीं है? बता सकते। ज्यादा दोषी दोनों कौन? कहीं ना कहीं इसके जिम्मेवार है। और खास करके हम इसको कहेंगे कि जिसकी सरकार अभी है, क्योंकि कहीं ना कहीं, चलिए यहाँ पे एक प्रश्न चिन्ह जेएमएम ये खड़ा कर सकता है कि 2019 में जब इनकी सरकार थी और 2025 में जब इनकी सरकार है तो बीजेपी गवर्नमेंट है केंद्र में, लेकिन 2014 के इलेक्शन में यहाँ भी उनकी सरकार थी बहुमत की। पहली बार झारखंड राज्य में एक ऐसा सरकार का निर्माण हुआ था जहाँ पूरा बहुमत दिया गया था। अभी भी पूरी बहुमत की सरकार नहीं है झारखंड में, अभी भी सरकार गिर सकती है, लेकिन 14 के चुनाव में पूरा बहुमत दिया गया था बीजेपी को। और केंद्र में भी मोदी लहर था, वहाँ भी पूरा बहुमत के साथ वहाँ सरकार बनी थी। लक्ष्मण टुडू यहाँ के विधायक थे और वह जेएमएम के हिस्सा है। तो ज़्यादा दोषी कौन है? नहीं, हम अभी वर्तमान सरकार को इसलिए मान रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं वो अगुआ की सरकार अपने आप को मानती है। कहीं न कहीं शिबू सोरेन आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन वो एक मसीहा के तौर पर इस समाज में जाने जाते थे। आज अपने आप को इस समाज का बेटा कहते हैं हेमंत सोरेन जी, और इसलिए हम उनको ज़्यादा दोषी मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर दोषी है, इससे कहीं नकारा नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए की सरकार रही है वो तो सबसे ज़्यादा राज की है राज्य में, लेकिन जब हम कहते हैं कि उसको हरा करके जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी, जो अपने आप को अगुआ की सरकार कहती है, तो कहीं न कहीं उस पर अगर हम कहते हैं कि उस समाज का हम बेटा हैं, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है उस समाज को आगे लेकर के आने का। हमारी जिम्मेवारी बनती है कि जो वो वंचित है, जो शोषित है, उसको हम एक नई राह दे, एक नई दिशा दे और वहाँ प्रकाश की रोशनी पहुँचाए, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वर्तमान सरकार कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा दोषी है, और सबसे ज़्यादा इसीलिए दोषी है क्योंकि अपने आप को सबसे ज़्यादा हितैषी भी जताने की कोशिश करती है। यही मेरा कारण है। क्या बाबूलाल मरांडी जी हितैषी नहीं है आदिवासी के? हमें लगता है कि बाबूलाल मरांडी जी भी जिस परिवार से चंपाई सोरेन जी हितैषी नहीं है? लेकिन हम मानते हैं कि बाबूलाल मरांडी जी आदिवासी होते हुए भी आज की तारीख में फॉरवर्ड है। हमारे दृष्टिकोण से हम बाबूलाल मरांडी जी को आज आरक्षित सीट से नहीं मानते हैं कि वो एक माने आदिवासी के उनका कल्चर रह गया, या फिर आदिवासी परिवार का जो एक होता है अवधा, वो अब आदिवासी परिवार का अवधा उनका नहीं है। वो एक फॉरवर्ड का जो एक होता है, हम कास्ट फैक्टर को नहीं मानते, लेकिन जिस कास्ट फैक्टर की बात की जाती है उस हिसाब से हम मानते हैं कि वो आप ये जो बात कह रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी जी फॉरवर्ड क्लास से आ गए हैं, फॉरवर्ड में उनका माने उनका कल्चर हो गया है, उनको वोट दे दिया जाता है, क्या आप मानते हैं इस बात को कि कल अगर वो बीजेपी को छोड़ देते फिर भी वो राजधनवार से जीत जाएंगे? नहीं, ये मैं बातें नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जब अगर आरक्षण लेकर के उसका राज, नहीं, हम वो नहीं कह रहे हैं। आपने जो कहा, जो आप इशारा किए कि नहीं इनका कल्चर अब फॉरवर्ड वाला हो गया है, ये हो गया है, तो आप इस बात की स्वीकारता रखते हैं कि अगर वो बीजेपी छोड़ देते तो कल राजधनवार जीत जाएंगे? ये देखिए, ये तो राजनीति की विडंबना है। हाँ। कि जब लेना होता है जनता से तो हम कहते हैं कि हम आपका बेटा हैं, जब देना होता है तो हम उसको भूल जाते हैं। ये एक विडंबना है। इसीलिए मैंने कहा कि ऐसे जो राजनेता है जो अपने आप को कहते हैं कि हम उस समुदाय से आते हैं, हम उसका बेटा है, उसका वोट लेने के समय तो वो सब कुछ कह देते हैं, लेकिन जब उनको देने की बारी आती है तब वो भूल जाते हैं। तब उनका उठना बैठना बड़े बड़े घरानों से होता है, बड़े बड़े उद्योगपतियों से होता है, बड़े बड़े पूंजीपतियों के साथ होता है, और जो पॉलिसियां भी वो बनाते हैं उस वक्त ये नहीं सोचते हैं कि जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला खपड़ा, मतलब आप ये मानते हैं, आप ये बात को मानते हैं पूरी तरह से कि बाबूलाल सोरेन जी अब आदिवासी का हितैषी नहीं है? जी, मैं एक तरह से मानता हूँ कि जितने भी आदिवासी के अगुआ नेता अभी तक रहे हैं वो 90% अगुआ नेता दोषी रहे हैं इस पिछड़ेपन का और इस दुर्दशा का। क्या लगता है कि बाबूलाल सोरेन जी जो अभी चंपई सोरेन जी के बेटे हैं वो बीजेपी से उम्मीदवार हैं? कंफ्यूज लोग हो जाते हैं
रामदास सोरेन जी का नाम से, रामदास मुर्मू जी का नाम से, बाबूलाल सोरेन जी, बाबूलाल मरांडी जी, मैंने नाम का बड़ा हेच पेच है यहाँ भी विधानसभा में। तो बाबूलाल सोरेन जी जो विधायक प्रत्याशी हैं बीजेपी से, ये अभी दोषारोपण पूरा लगा रहे हैं कि जेएमएम सरकार में सारे चोर लोग हैं, घाटशिला को पूरी तरह से ये लोग चोरी करके बेच दिए हैं। जबकि कोल्हान टाइगर के नाम से तो शायद चंपई सोरेन जी को ही जाना जाता है। तो चंपई सोरेन जी दोषीवार हैं इस विधानसभा के इस स्थिति के लिए? देखिए, हमको तो लगता है कि ये कोई पूछने से पहले सब सर्वविदित है कि चंपई सोरेन एक ऐसे शख्स हैं जो कोल्हान टाइगर के नाम से जाने जाते हैं और उनको संजोग से मुख्यमंत्री पद का सुशोभित भी होने का तो जेएमएम ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। और जब उनको ये मौका मिला तो उनको काम करना चाहिए था। आप बताइए कि जब काम करने का मौका मिला वहाँ भी काम नहीं किया, और जब काम नहीं कर पाए तो आज अपना बेटा को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर वो मतलब अपनी पुरानी पार्टी को क्या कह रहे हैं? उनकी क्या इच्छा थी, उनकी क्या सोच थी, वो जेएमएम को क्यों छोड़ दिए? क्योंकि जब हेमंत सोरेन जी जेल गए और जब हेमंत सोरेन जी जेल से बाहर आए तो इनकी क्या इच्छा थी कि हम बरकरार रहें, कंटिन्यू रहें 2019 तक 24 तक जो इलेक्शन होना है, मुख्यमंत्री जो पद है उसे हमें ना हटाया जाए? क्या वो हटा देने से ही उनको चोट लग गया, या फिर ये जो वॉशिंग मशीन बीजेपी का वॉशिंग मशीन है जिसमें आने के बाद सारे लोग साफ हो जाते हैं, ये कारण है? किस दृष्टिकोण से देखते हैं? हमारा मानना है कि ये दोनों फैक्टर रहा है। कहीं ना कहीं आप देखिएगा तो राजनीति में महत्वाकांक्षा होती है और वो कहीं ना कहीं रहा। दूसरी बात ये है कि उस महत्वाकांक्षा को हवा देने का काम जो भाजपा ने किया उसका लाभ भाजपा को मिला और ये आए बीजेपी ज्वाइन किए, और आज जब विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं भाजपा को किस एंगल से लाभ पहुंचा? वो कोल्हान से एक सीट जीत गया, इस एंगल से? नहीं, ये कहीं ना कहीं एक जो सिंपैथी कार्ड होता है भाजपा ने खेलने की कोशिश की, हालांकि उनको सफलता नहीं मिला। सिर्फ वो उनको अपने खेमे में लाने में सफल रहे, लेकिन वो जो एक गेम खेलना तो ये बात स्वीकार ले लो कि यहाँ कोई टाइगर नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। यहाँ अगर आप जिस पार्टी के नेता है उस पार्टी में अगर आप हैं तो टाइगर हैं और नहीं है तो नहीं है। निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि सिर्फ अवसरवाद है अभी तक जो लोगों ने किया है वो अवसरवाद। अच्छा, बाबूलाल सोरेन जी को ही क्यों प्रत्याशी बनाया गया? क्या टैलेंट देखी बीजेपी जो बाबूलाल सोरेन जी को प्रत्याशी बना दी? हमें लगता है कि इसका जवाब जनता देगी और इसका जवाब भाजपा को देना चाहिए। नहीं, आपसे हम इसलिए पूछ रहे हैं। हम सूरज जी एक चीज हम इंटरवीन करना चाहेंगे इसमें। जी, कि जहाँ तक कोल्हान टाइगर का प्रश्न है, वो बार बार ये कह रहे हैं कि भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, चोरों की सरकार है। तो 8 बार के विधायक है और 8 बार के विधायक रहते, क्या उन्होंने चोरी नहीं की? जब सीडो ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी चलाती है, हम लोग ये मान करके चलते हैं कि उसी सीडो ऑपरेशन लोटस के शिकार हुए चंपई सोरेन, और जो अपने कमाई, जो अवैध कमाई का जो तरीका था, या उस चीज को छुपाने के लिए, या ड्राई क्लीन वाला जो आप बात कर रहे थे, उसी में वास आउट होने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी टिकट क्यों दिया गया बाबूलाल सोरेन? 8 बार बता रहे, क्योंकि 8 बार विधायक रहते भारतीय जनता पार्टी, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनको मंत्री के अलावा मुख्यमंत्री तक बनाया। फिर क्या वो कारण था कि वो गए बीजेपी के अंदर? पुत्र मोह एक बड़ा रीजन हो सकता है, ड्राई क्लीन वाला जो फैक्टर है वो एक बड़ा रीजन हो सकता है, लेकिन वो चूक कहाँ कर गए कि जो घाटशिला की जो वोटर है, जो उनके समर्थक है, वो नेता